Hello everyone. Today we are going to read chapter 5 Changes Around Us Physical and Chemical of class 7 NCERT Science textbook Curiosity. Let's start. Chapter 5 Changes Around Us Physical and Chemical. हमारे आसपास जो चेंजेस होते हैं डेली लाइफ में जो हम चेंजेस देखते हैं आज हम उसी के बारे में पढ़ने वाले हैं। ये चेंजेस अलग अलग तरीके के होते हैं। कुछ चेंजेस फिजिकल होते हैं, कुछ चेंजेस केमिकल होते हैं। Now this child is wondering, I placed a cube of ice here half an hour ago. It has now become water. इस बच्चे ने आइस रखी थी और ये जो आइस है ये वाटर में चेंज हो गई। आधे घंटे में ये वॉइस आइस जो है वो वाटर में चेंज हो गया। तो ये चेंज हो रहा है ना, आइस जो है वो वाटर में चेंज हो रहा है। नेक्स्ट, दिस चाइल्ड इज वंडरिंग, a bud that I saw yesterday on this rose plant has become a flower today. इसने देखा था कि ये जो फ्लावर है ये एक ऐसा ही बर्ड था और आज ये बर्ड खिल के फ्लावर हो गया है। Now this child is wondering, the bottle containing cold water is not cold anymore. उसने ठंडा पानी रखा था, अब वो ठंडा नहीं रहा, थोड़े टाइम के बाद वो थोड़ा सा नॉर्मल हो गया। तो वो बोल रही है कि अब ये कोल्ड नहीं है, ये भी तो चेंज है ना, टेम्परेचर में चेंज हुआ। नेक्स्ट, नाउ दिस बॉय इज वंडरिंग, yesterday I saw some brown spots on a banana, but today it has more brown spots and a strong smell. इसने कल देखा था बनाना पे बस कुछ ही ब्राउन स्पॉट्स थी, पर आज ब्राउन ज्यादा ब्राउन स्पॉट्स हैं और एक स्मेल भी आ रही है, एक स्ट्रॉन्ग स्मेल है। These students are describing some changes. ये कुछ चेंज बता रहे हैं, जैसे कि बनाना के कलर में चेंज हो रहा है, स्मेल में चेंज हो रहा है, इसके टेम्परेचर में चेंज हो रहा है, इसके फिजिकल अपीयरेंस में चेंज हो रहा है और ये जो है इसका फिजिकल जो फॉर्म था सॉलिड से वो लिक्विड में चेंज हो जा रहा है। तो ये कुछ चेंजेस हैं। व्हाट काइंड ऑफ चेंजेस आर दे टॉकिंग अबाउट? ये किस तरीके के चेंज की बात कर रहे हैं? इसको समझने के लिए फर्स्ट वी हैव टू डू सम एक्टिविटी। यू माइट हैव ऑब्जर्व्ड वेरियस चेंजेस हैपनिंग अराउंड यू। आपने भी, जैसे इन बच्चों ने देखे ना अलग अलग चेंजेस अपने डेली लाइफ में जो ये चेंजेस ऑब्जर्व कर रहे हैं, ऐसे आपने भी बहुत सारे चेंजेस ऑब्जर्व किए होंगे। सम ऑफ देम आर लिस्टेड इन टेबल 5.1। कुछ तो इस टेबल में लिस्ट है। यू मे नोटिस दैट समथिंग इज चेंजिंग इन ईच केस। हर केस में कुछ चेंज हो रहा है। टेक अ मोमेंट टू रिफ्लेक्ट ऑन द चेंजेस इन ईच केस। रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशन इन टेबल 5.1। मेल्टिंग आइस क्यूब, ये चेंज है। ऑब्जर्वेशन क्या देखा आपने? आइस वाटर में चेंज हो रहा है। चॉपिंग वेजिटेबल्स में आपने क्या देखा? शेप जो कुछ अलग थी वो अब शेप चेंज हो जा रही है। बॉइलिंग वाटर में आपने क्या देखा? जो वाटर है वो गैस के फॉर्म में चेंज हो रहा है। मेकिंग पॉपकॉर्न फ्रॉम कॉर्न, पॉपकॉर्न बना दिया उसने, आपने उसको हीट किया और वो पॉपकॉर्न बन गए। कटिंग अ पीस ऑफ पेपर, उसकी शेप चेंज हो गई। पहले वो एक फुल पेपर था, उसने हो सकता है आपने उसको हाफ हाफ कर दिया हो या बहुत सारे छोटे छोटे पीसेस में बांट दिए हो। एडिंग बीट रूट एक्सट्रैक्ट टू वाटर, वाटर में जब बीट रूट का एक्सट्रैक्ट डालते हैं तो कलर चेंज हो जाता है। बर्निंग वुड, आपने देखा होगा लकड़ी जब जलती है तो अब वो लकड़ी नहीं बच जाती, फिर वो कोयला बच जाता है और कुछ गैसेस निकलती हैं उसके साथ। ड्राइंग वेट क्लोथ्स, जब वेट क्लोथ्स को आप छूते हैं आपके हाथ में पानी लग जाता है क्योंकि वो गीले हैं, बट जब वो ड्राई हो जाती है उसके अंदर का पानी गायब हो जाता है। मेकिंग स्मॉल बॉल्स ऑफ डो है, उससे छोटी छोटी बॉल्स बनाना, अलग अलग शेप देना, उसके वॉल्यूम को कम कर देना। रोलिंग स्मॉल बॉल्स ऑफ डो इन चपाती, अब जो हमने बॉल्स बनाई थी छोटी छोटी उसको हमने फ्लैट कर दिया, उसको बेलन से हमने रोल कर करके फ्लैट कर दिया, चपाती बना दी। और कोई दूसरे चेंजेस, ये आपको चेंज लिखने हैं और ऑब्जर्वेशन लिखने हैं। यू माइट हैव नोटिस दैट दीज चेंजेस कुड बी इन साइज, शेप, स्मेल और अदर प्रॉपर्टी ऑफ द सब्सटेंशियल ऑब्जेक्ट। तो ये जो चेंज है ये क्या हो रहे हैं? या तो उसका साइज चेंज कर दे रहे हैं, जैसे पेपर को काट रहे हैं ना तो उसका साइज चेंज कर देते हैं। शेप चेंज कर देते हैं, जैसे कि हम डो को चपाती बना देते हैं, उसकी शेप चेंज करते हैं। कभी स्मेल चेंज होती है, जैसे बर्निंग वुड में स्मेल चेंज हो जाती है। ऐसी अलग अलग प्रॉपर्टी इनकी चेंज जाती है। कैन यू थिंक ऑफ सम अदर चेंजेस दैट हैपन इन योर सराउंडिंग? क्या आप कुछ और चेंजेस देखते हैं? आप देखते हैं ना एक छोटा सा बेबी कैसे बड़ा हो जाता है, कि आपके पेन की इंक खत्म हो जाती है। आप ऐसी ही लिस्ट बनाएंगे। वी ऑब्जर्व द चेंजेस अकरिंग अराउंड अस विद द हेल्प ऑफ आवर सेंसेस ऑफ साइट, स्मेल, टच, हियरिंग एंड टेस्ट।
ये चेंज हमें कैसे पता चलता है? हमारे पास कुछ सेंस ऑर्गन्स है ना। साइट मतलब देखने की जो क्षमता है हमारे पास, आईज। हम अपनी आंखों से देखते हैं चीजों को और देखते हैं कि अच्छा कुछ चीजें चेंज हो रही है। जैसे कि हमने पहले बर्ड देखा, एक कली देखी और फिर वो फूल में चेंज हो गई। वो हमने कैसे देखा? आंखों से देखा। स्मेल, जब कोई चीज जल रही है, कोई पेपर जल रहा है, कोई लकड़ी जल रही है, तो हमें कुछ स्मेल आती है। या फिर बनाना अगर बहुत ज्यादा पक गया तो उससे एक अलग स्मेल आती है। टच से भी हमें पता चलता है कुछ चीजों का। जैसे कि पहले हमने टच किया तो वो आइस था, हार्ड था। थोड़ी देर बाद टच किया तो वाटर आ गया। या हमने ड्राई कपड़े को जब टच किया तो बिल्कुल सूखा था, थोड़ी देर पहले जब हमने उसको टच किया था तो वो गीला था। हियरिंग, कोई लाउड नॉइज आ रही हो या किसी का टेस्ट चेंज हो गया हो, तो ये सारे क्या है? चेंज है। कैन वी अरेंज दीज चेंजेस इनटू कैटेगरीज? तो क्या इन चेंजेस को हम अलग अलग कैटेगरी में बांट सकते हैं? जैसे हमने चैप्टर की जो हेडिंग है वो हमने पढ़ी थी, जो चेंजेस होते हैं वो केमिकल या फिजिकल होते हैं। तो इस तरीके से क्या हम चेंजेस को कैटेगरी में बांट सकते हैं? अ सब्सटेंस में चेंज इन अपीयरेंस बट रिमेन द सेम। कभी कभी क्या है ना, देखने में चीजें अलग हो जाती हैं पर रहती सेम है। जैसे कि एक पेपर था, आपने उसे कुछ कुछ शेप बना दिया तो शेप तो चेंज हो गई, पर है तो ये पेपर ना। पेपर जो प्रॉपर्टी थी वो चेंज नहीं हुई। जैसे कि टेक अ फ्यू शीट्स ऑफ पेपर एंड फोल्ड देम टू क्रिएट न्यू ऑब्जेक्ट्स। डू यू गेट द सेम पेपर बैक व्हेन यू अनफोल्ड दीज ऑब्जेक्ट्स? जब आप इन ऑब्जेक्ट्स को खोलते हो तो आपको पेपर सेम मिल जाता है, या अगर आप नहीं भी ओपन कर रहे हो तो सब्सटेंस क्या है? वो तो पेपर ही रहा ना। प्लेइंग विद अ बलून, टेक अ बलून एंड इन्फ्लेट इट। आप बलून को लीजिए, उसको फुलाइए। नाउ लूजन योर ग्रिप एंड लेट द एयर एस्केप आउट। पहले आपने हवा भर दी, फिर उसको लूज कर दिया तो हवा सारी निकल गई। तो अब जो बलून है, क्या आप पहले जैसा बलून पा सकते हैं ना? आपने फुला दिया, फिर से वो बलून पहले जैसा हो सकता है? कोई दूसरा बलून लीजिए, इन्फ्लेट करिए और बहुत टाइट से आप उसकी ओपनिंग को पकड़ के एक पिन से उसमें प्रिक कर दीजिए, चुभा दीजिए ताकि वो फट जाए। What happens? Will you able to get the uninflated balloon back? तो क्या आपको वैसा ही बलून मिलता है? क्रशिंग अ पीस ऑफ चॉक, चॉक को अगर आप क्रश कर दीजिए तो पाउडर में चेंज हो जाता है। क्या आप उस चॉक पीस को वापस पा सकते हैं पाउडर से? इज देयर एनी सिमिलरिटी इन द चेंजेस लिस्टेड इन ए बी एंड सी? ए बी और सी में, जैसे कि आपने पेपर से कुछ चीज बनाई, या बलून का जो चेंज था, या चॉक को क्रश करने का चेंज, इन तीनों में से आपको कुछ सिमिलरिटी मिली? ड्यूरिंग ऑल दीज चेंजेस मटेरियल सच एज पेपर, द रबर शीट ऑफ द बलून एंड द चॉक रिमेन द सेम। चीजें चेंज नहीं हुई, मतलब जो पेपर है वो पेपर ही रहा। भले ही आपने किसी तरीके से कटिंग की हो या फोल्ड किया हो तो उस पर निशान आ गया हो, लेकिन है तो वो पेपर ही। बलून हो सकता है आपके पिन चुभाने से फट गया हो, पर है तो एक रबर शीट ही ना। और चौक भी पाउडर बन सकता है पर वो है तो चौक ही ना। दो दियर अपेरेंसेस शेप एंड साइज में हैव चेंज, हो सकता है कि उसकी अपेरेंस चेंज हो गई हो, दिखने में अलग हो गया हो। जैसे बलून फट के अलग दिख रहा हो, शेप और साइज उसकी अलग हो गई हो। यू मे ऑल्सो रिकॉल फ्रॉम ग्रेड 6 साइंस टेक्स्ट बुक क्यूरियोसिटी दैट वाटर कैन एग्जिस्ट इन डिफरेंट स्टेट। आपने देखा है कि वाटर अलग अलग स्टेट में रह सकता है। जैसे सॉलिड, आइस, लिक्विड वाटर और गैस, आपको पता है वाटर वेपर। तो ये तीनों फॉर्म में रह सकता है एंड कैन चेंज फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर। और आपको ये भी पता है कि हम आइस से वाटर बना सकते हैं, वाटर से वाटर वेपर बना सकते हैं, वाटर वेपर से फिर से वाटर बना सकते हैं और वाटर से फिर से आइस बना सकते हैं। तो ये सारी चीजें एक दूसरे से चेंज हो सकती हैं। In all these cases, although we observe a change in the appearance, no new substance is formed. Appearance में change हो रहा है। आप आइस से वाटर बना लो, पेपर से कुछ टॉय बना लो, या बलून को फुला दो, उनके appearance में चेंज तो हो रहा है, बट ये उनकी फिजिकल प्रॉपर्टी है। ये जो शेप, साइज और स्टेट है, मतलब स्टेट ऑफ सब्सटेंस मतलब सॉलिड, लिक्विड, गैस, ये सिर्फ उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज है, उसी में चेंज हो रहा है। तो इसीलिए इसको हम फिजिकल चेंजेस कहते हैं। तो अभी आपने ए बी और सी में जो चेंजेस देखे, दे ऑल आर फिजिकल चेंजेस। लेट अस एक्सप्लोर अ डिफरेंट टाइप ऑफ चेंज। अब दूसरे तरीके का चेंज देखते हैं। अ सब्सटेंस में चेंज इन अपीयरेंस एंड नॉट रिमेन द सेम।
एक सब्सटेंस जो अपीयरेंस में तो अलग हो ही गया, पर वो पहले जैसा सेम नहीं रहा। देखते हैं कौन कौन सी ऐसे चेंजेस हैं। टेक टू ग्लास टम्बलर्स और स्मॉल ट्रांसपेरेंट बॉटल्स, mark them A and B. Fill 1/4 of glass tumbler A with tap water and 1/4 of glass tumbler B with lime water. एक में आपने वाटर डाल दिया नॉर्मल टैप वाटर, एक में आपने डाल दिया लाइम वाटर। नाउ ब्लो एयर इनटू ईच ग्लास टम्बलर, दोनों में आप एयर ब्लो करिए वन एट अ टाइम। यूजिंग सेपरेट स्ट्रॉ, अलग अलग स्ट्रॉ यूज करना है और उसको ऑब्जर्व करिए। आपको वाटर को, लाइम वाटर को सक नहीं करना है, क्योंकि लाइम वाटर नींबू का पानी नहीं है। आपने पढ़ा था, यू नोटिस एनी चेंजेस? जब आपने उसमें ब्लो किया तो आपने कोई चेंज देखा? जिसमें टैप वाटर था उसमें क्या हुआ, सिर्फ बबल्स आए और कुछ नहीं हुआ। एंड देर इज नो चेंज इन द अपीयरेंस ऑफ द वाटर, वाटर में कोई चेंज नहीं हुआ। इन ग्लास टम्बलर बी, ब्लोइंग एयर इनटू लाइम वाटर क्रिएट्स बबल एंड टर्न्स द लाइम वाटर मिल्की और क्लाउडी। लेकिन जब लाइम वाटर में आपने ब्लो किया ना, तो बबल तो आए ही नहीं, साथ में वो जो लाइम वाटर था वो अब क्लाउडी हो गया, मिल्की हो गया, मिल्क व्हाइटिश हो गया है वो। If we leave it for some time, a white substance settles at the bottom of the glass tumbler. और थोड़ी देर अगर आप उसको छोड़ दें तो कुछ व्हाइट कलर का सब्सटेंस आ जाता है उस ग्लास टम्बलर के बॉटम में, आपको मिलेगा। इंडिकेटिंग समथिंग न्यू हैज फॉर्म्ड, इससे आपको पता चलता है कुछ नई चीज बन गई है। Such changes in which one or more new substances are formed are called chemical changes. तो फिजिकल चेंज में हमने पहले पढ़ा था कि कुछ भी नया सब्सटेंस नहीं बनता, सिर्फ उसके अपीयरेंस में चेंज होता है, मतलब उसकी फिजिकल प्रॉपर्टी में चेंज होता है, जैसे कि उसका शेप, साइज, कलर, या फिर उसका स्टेट चेंज हो सकता है। स्टेट मीन सॉलिड, लिक्विड, गैस। कोई चीज सॉलिड में है तो लिक्विड में, कोई चीज लिक्विड में है तो गैस में चेंज हो सकती है, तो दे वर कॉल्ड फिजिकल चेंजेस। पर यहाँ जब कोई नया सब्सटेंस, न्यू सब्सटेंस अगर बनता है तो वहां पे हम बोलते हैं कि दीज आर केमिकल चेंजेस। न्यू सब्सटेंसेस आर फॉर्म थ्रू अ प्रोसेस कॉल्ड केमिकल रिएक्शन। केमिकल चेंज इसीलिए बोलते हैं क्योंकि केमिकल, जो न्यू सब्सटेंस बना है वो केमिकल रिएक्शन के थ्रू बना है, तो इसीलिए हम ऐसे चेंजेस को केमिकल चेंजेस कहते हैं। In this case, carbon dioxide from the air you breathe out, exhale, reacts with lime water. अभी क्या हुआ, लाइम वाटर में नया सब्सटेंस कैसे बना, क्या केमिकल रिएक्शन हुई? जो आपने एक्सेल किया ना, जो सांस आपने बाहर निकाली, फूका आपने, लाइम वाटर में फूक मारी ना स्ट्रॉ से, तो आपके फूक में कार्बन डाइऑक्साइड गैस थी। और कार्बन डाइऑक्साइड गैस जब लाइम वाटर से रिएक्ट करती है तो एक नया सब्सटेंस बनाती है, व्हाइट कलर सब्सटेंस, जिसको कैल्शियम कार्बोनेट बोलते हैं। दैट इज इनसोल्यूबल इन वाटर, वो वाटर में सोल्यूबल नहीं है, इसीलिए वो व्हाइट कलर का कुछ सेटलमेंट आपको नीचे दिख जाता है। Therefore, the liquid in the bottle appears milky. Along with this, a small amount of water is also formed. कुछ वाटर भी फॉर्म होता है। This formation of a new substance indicates a chemical change. तो ये जो नया सब्सटेंस बना वो क्या इंडिकेट करता है कि इसके अंदर केमिकल चेंज हुए हैं। द केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्व इन दिस चेंज कैन बी रिप्रेजेंटेड इन शॉर्ट फॉर्म एज केमिकल इक्वेशन। तो ये जो लाइम वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड की जो रिएक्शन हुई ना, इसको हम केमिकल इक्वेशन के थ्रू दिखा सकते हैं। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड मतलब लाइम वाटर, और कार्बन डाइऑक्साइड मतलब जो CO2 है। तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड को जब हम रिएक्शन कराते हैं तो कैल्शियम कार्बोनेट बनता है और वाटर बनता है। कैल्शियम कार्बोनेट इनसोल्यूबल सब्सटेंस है, मतलब वो वाटर में सोल्यूबल नहीं होता। तो ये जो ऐसे, जब हम किसी दो सब्सटेंस को ऐसे प्लस करके और एक एरो से ऐसे दिखाते हैं ना कि दो सब्सटेंस को मिलाने से क्या बनता है, तो इसी को हम बोलते हैं केमिकल इक्वेशन। अगर कोई कहेगा आपको लाइम वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड की केमिकल इक्वेशन लिखो इसके रिएक्शन की, तो आप ये लिखेंगे। द टर्निंग ऑफ लाइम वाटर मिल्की इज ऑल्सो यूज्ड एज अ टेस्ट फॉर कार्बन डाइऑक्साइड। तो लाइम वाटर मिल्की हुआ या नहीं हुआ, ये एक तरीके से कार्बन डाइऑक्साइड का टेस्ट है। कभी भी आपको चेक करना हो कि ये गैस कार्बन डाइऑक्साइड है क्या, तो आप उसको लाइम वाटर के थ्रू पास कराइए। अगर लाइम वाटर मिल्की हो जाता है तो आप ये श्योर हो जाएंगे कि ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस है। लेट अस एक्सप्लोर दिस विद अनदर एक्टिविटी यूजिंग सम सब्सटेंसेस फ्रॉम आवर किचन। नाउ एक्टिविटी 5.4, लेट अस एक्सपेरिमेंट। अब आपको किचन से कुछ कुछ सब्सटेंस से कुछ एक्टिविटी करनी है। आपको विनेगर लेना है किचन से या फिर लेमन जूस लेना है एक टेस्ट ट्यूब में।
उसमें आपको बेकिंग सोडा ऐड करना है, एक पिंच, एक चुटकी भर। बेकिंग सोडा क्या है? सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को बेकिंग सोडा कहते हैं, जो किचन में होता है, खाने वाला सोडा जिसको बोलते हैं। व्हाट डू यू ऑब्जर्व? जब आपने वेनेगर में बेकिंग सोडा डाला, वेनेगर प्लस बेकिंग सोडा, तो क्या हुआ? यू वुड हियर अ फिजिंग बबलिंग साउंड एंड सी द गैस बबल्स फॉर्मिंग। आपको एक फिजिंग बबलिंग साउंड सुनाई देगी और आपको कुछ गैस बबल्स बनते हुए भी दिखाई देंगे। Pass this gas through freshly prepared lime water kept in another test tube as shown in figure 3.8. अभी आपने जो तुरंत लाइम वाटर कुछ प्रिपेयर किया है, उसमें से इस गैस को जाने दीजिए। What do you observe? क्या देखा आपने? जैसे देखिए, यहाँ पे आपने क्या किया? वेनेगर में आपने डाला बेकिंग सोडा। तो इसमें जो गैस बनी, इसको आप दूसरे टम्बलर में जाने दीजिए, एक टेस्ट ट्यूब में, जिसमें लाइम वाटर आपने प्रिपेयर करके रखा हुआ है। तो क्या होगा? The lime water turns milky. What do you infer about the gas formed by mixing vinegar and baking soda? तो जब ये गैस इसमें आती है ना, तो लाइम वाटर को मिल्की कर देती है। तो आपको क्या लगा इससे? आपको क्या पता चला कि ये गैस कौन सी हो सकती है? अभी जस्ट हमने पढ़ा कि लाइम वाटर को मिल्की करती है, वो गैस होती है कार्बन डाइऑक्साइड। तो आपको पता चल गया वेनेगर और ये जो वेनेगर और बेकिंग सोडा को जब हम रिएक्शन कराते हैं इन दोनों की, तो जो गैस बनती है वो कार्बन डाइऑक्साइड बनती है, क्योंकि वो लाइम वाटर को मिल्की चेंज कर देती है। This indicates that the gas formed is carbon dioxide. This activity can also be performed using two small used bottles instead of test tube. नहीं है अगर आपके पास, तो ऐसे आप bottles का यूज कर सकते हैं, straw यूज कर लीजिए। Since a new substance, carbon dioxide, is formed in this reaction, we say that the chemical change has occurred here as well. It can be represented as, इसका इक्वेशन ऐसे है, वेनेगर प्लस बेकिंग सोडा। आपको पता चल गया कार्बन डाइऑक्साइड तो बनती है, अदर सब्सटेंस क्या है? कुछ और हो सकते हैं। रिपीट द अबव एक्टिविटी यूजिंग बेकिंग सोडा एंड वाटर। जैसे अभी आपने वेनेगर और बेकिंग सोडा यूज किया ना, वैसे अब आपको बेकिंग सोडा और वाटर यूज करना है। डू यू ऑब्जर्व एनी बबल फॉर्मेशन? इज दिस अ फिजिकल और ए केमिकल चेंज? तो अगर कोई बबल फॉर्मेशन हो रहा है, मतलब कोई गैस निकल रही है, तो ये केमिकल चेंज होगा। सम अदर प्रोसेसेस इन्वॉल्विंग केमिकल चेंज। अभी तो हमने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए जिसमें केमिकल चेंजेस हो रहे थे। अब कुछ ऐसे प्रोसेस है जो केमिकल चेंज है। जैसे आपने रस्टेड आयरन नेल्स देखी होंगे। रस्टिंग हमने पहले भी पढ़ा है मेटल्स एंड नॉन मेटल्स में। In the rusting of iron, which you studied in the chapter The World of Metals and Non-Metals, a new brown colored substance called rust is formed. Iron के ऊपर एक brown color का substance बनता है. Thus, rusting is also a chemical change because it involves the formation of a new substance, that is iron oxide. तो ये जो जंग है, रस्ट है, वो क्या है? वो आयरन ऑक्साइड है। वो आयरन की ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन की वजह से बनती है। तो इसीलिए रस्टिंग भी एक केमिकल चेंज है। रस्टिंग इज ए केमिकल चेंज। लोहे में जो जंग लगता है वो केमिकल चेंज है। ऐसे ही कंबशन, कंबशन मीन्स जलना, किसी चीज को जलाना। जैसे यहाँ कंबशन हो रहा है, बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन। लेट अस रिकॉल द बर्निंग ऑफ अ मैग्नीशियम रिबन। जो हमने चैप्टर द वर्ल्ड ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स में हमने मैग्नीशियम रिबन को जलाया था। तो कैन यू प्रिडिक्ट इफ दिस इज अ फिजिकल और केमिकल चेंज? क्या आप बता सकते हैं ये फिजिकल चेंज है या केमिकल चेंज है? हमने जब मैग्नीशियम रिबन को जलाया था, तो यहाँ पे जो पाउडर है वो क्या था? मैग्नीशियम ऑक्साइड आया था। ये जो न्यू सब्सटेंस था, जब मैग्नीशियम की ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन होती है, कंबशन मीन्स रिएक्शन विद ऑक्सीजन, जलना। बर्निंग, जैसे जब हम किसी चीज को जलाते हैं ना, इसका मतलब हम ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कराते हैं उसकी। तो मैग्नीशियम ऑक्साइड जो बनता है वो एक न्यू सब्सटेंस है। मैग्नीशियम अलग है, ऑक्सीजन अलग है। बट जब दोनों का कॉम्बिनेशन होता है तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है, जो एक बिल्कुल न्यू सब्सटेंस है। सो द बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन ऑल्सो इन्वॉल्व्स अ केमिकल चेंज। तो मैग्नीशियम रिबन का जो जलना है वो क्या है? केमिकल चेंज है, क्योंकि इसमें न्यू सब्सटेंस बनता है। We observe that heat and light are also produced along with the formation of a new substance in this reaction. आपने मैग्नीशियम जो रिबन के फॉर्म में लिया और ऑक्सीजन जो एयर से मिला, इन दोनों की जब रिएक्शन कराई तो मैग्नीशियम ऑक्साइड तो बना, जो व्हाइट पाउडर इस वॉच ग्लास में गिरता है। प्लस हीट और लाइट भी इसमें से निकलती है। अ केमिकल रिएक्शन इन विच अ सब्सटेंस रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन एंड प्रोड्यूसेस हीट और लाइट इज कॉल्ड कंबशन। तो कंबशन क्या है? जब कोई सब्सटेंस ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके हीट और लाइट प्रोड्यूस करता है, मतलब जलाते हैं हम किसी चीज को, तो यही होता है ना, जब हम किसी चीज को जलाते हैं तो गर्मी और लाइट प्रोड्यूस होती है।
तो जब भी किसी सब्सटेंस की रिएक्शन हो ऑक्सीजन के साथ और वो हीट और लाइट प्रोड्यूस करे तो उसको हम कंबशन कहते हैं. सो बर्निंग इज अ प्रोसेस ऑफ कंबशन. Substances that undergo combustion reactions are called combustible substances. जो चीजें combustion reaction कर सकती हैं उनको combustible substances कहते हैं. For example, wood, paper, cotton, kerosene, ये सारी चीजें जल सकती हैं. Let us find out whether the presence of oxygen is essential for combustion. Combustion के लिए क्या presence of oxygen जरूरी है? Let us investigate. आपने दो ऐसे सेटअप ले लिया. एक में तो आपने कैंडल रखी, दूसरे में कैंडल के ऊपर ग्लास रख दिया. में आपने कैंडल्स लिए, उनको जलाया, एक को ग्लास टम्बलर से कवर कर दिया तो थोड़ी ही टाइम में ग्लास में जितनी गैस थी थोड़ी सी वो यूज कर ली कैंडल ने. जब अंदर की ऑक्सीजन खत्म हो गई तो कैंडल बुझ गई. तो वी ऑब्जर्व दैट द कैंडल दैट वाज नॉट कवर्ड कंटिन्यूज टू बर्न. जो नहीं कवर किया वो तो जल रहा है. Whereas the candle that was covered with a glass tumbler stops burning after some time. Why does this happen? ऐसा हुआ क्यों? क्योंकि उसके अंदर एयर जो है उसमें जो भी ऑक्सीजन है वो यूज कर ली गई. अब उसमें ऑक्सीजन नहीं बची. Since the candle covered by glass tumbler does not have a continuous supply of air, the flame gets extinguished. क्योंकि कंटिन्यूस सप्लाई नहीं मिली क्योंकि ग्लास से ढका हुआ था वो, तो उसका जो फ्लेम है वो बुझ गई, एक्सटिंग्विश हो गई. बट जिसमें कंटिन्यूस सप्लाई था उसमें ऑक्सीजन यूज हो रही थी, फिर आ रही थी, सप्लाई था वहां. द कंपोनेंट ऑफ एयर दैट सपोर्ट्स कंबशन इज ऑक्सीजन. This can be confirmed by the presence of carbon dioxide in the glass tumbler inverted on the candle. How can you test the presence of carbon dioxide gas? तो ऑक्सीजन जरूरी है. ये इसलिए पता चलता है क्योंकि ये ग्लास टम्बलर में जो गैस बच गई वो कार्बन डाइऑक्साइड बच गई. अब इसके अंदर जो गैस है वो कार्बन डाइऑक्साइड है. ये आप कैसे पता करेंगे? आपने अभी अभी लाइम वाटर का एक्सपेरिमेंट पढ़ा था कि अगर लाइम वाटर में कार्बन डाइऑक्साइड गैस को आप पास कराओगे तो वो मिल्की हो जाता है. You can test the carbon dioxide gas by adding small amount of lime water in the petri dish. You will notice that it turns milky. This carbon dioxide was formed by the carbon from the wax and the oxygen from the air. तो कार्बन वैक्स से ली और ऑक्सीजन कहाँ से ली? एयर से. तो क्या बन गया? गैस कार्बन डाइऑक्साइड. इन अदर वर्ड्स ऑक्सीजन इज रिक्वायर्ड फॉर कंबशन. तो हमने ये पता कर लिया कि ऑक्सीजन जो है वो जरूरी है कंबशन के लिए. नाउ साइंस एंड सोसाइटी. इफ अ पर्सन्स क्लोथ कैच फायर, what is the best way to extinguish the fire? तो अब हम डेली डे टू डे लाइफ में जो साइंस का यूज देखते हैं कि जब हमें पता चल गया कि कंबशन के लिए ऑक्सीजन चाहिए, तो अगर किसी के कपड़े में आग लग गई तो हम उस आग को कैसे बुझा सकते हैं? इसका एक आपको एक तरीका दिया गया है. रैप अ ब्लैंकेट और क्लोथ अराउंड अ पर्सन. जिस पर्सन के कपड़े में आग लगी है उसको ब्लैंकेट से पूरा कवर कर दो या किसी मोटे कपड़े से पूरा कवर कर दो. दिस कट्स ऑफ द सप्लाई ऑफ एयर एंड द फायर गेट्स एक्सटिंग्विश्ड. तो अगर जैसे किसी के कपड़े में आग लग गई है उसको तुरंत उसके ऊपर कंबल डाल के उसको पूरा ढक दो तो उसके अंदर एयर नहीं जा पाएगी ना. मोटा कपड़ा मोटा कंबल जो होता है, एयर अंदर नहीं जाएगी तो आग क्या होगी? बुझ जाएगी. कॉशन. सिंथेटिक ब्लैंकेट और क्लोथ शुड नेवर बी यूज्ड टू पुट आउट अ फायर. सिंथेटिक कपड़े रीयूज करने होते हैं क्योंकि वो तो और प्लास्टिक की तरह जल के चिपक जाते हैं. एज दीज कैन मेल्ट एंड स्टिक ऑन द स्किन. ये पिघल के स्किन पर ही चिपक जाते हैं, वो और ज्यादा बर्निंग को वर्स्ट बना देते हैं. फैस्किनेटिंग फैक्ट क्या है? नेचर्स वंडर क्या है? यू माइट हैव सीन सम इंसेक्ट्स एमिटिंग लाइट. आपने ऐसे कुछ इंसेक्ट देखे होंगे जो लाइट एमिट करते हैं. कहाँ? गार्डन में या फील्ड में जब इवनिंग हो जाती है. दीज इंसेक्ट्स आर कॉल्ड फायरफ्लाइज. इनको फायरफ्लाइज कहते हैं. एंड देयर लाइट इज प्रोड्यूस्ड बाय ए केमिकल चेंज. और इसमें जो लाइट प्रोड्यूस होती है वो केमिकल चेंज की वजह से होती है. दिस टाइप ऑफ लाइट प्रोडक्शन विदाउट हीट इन लिविंग ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड बायोल्यूमिनेसेंस. ये जो बायोल्यूमिनेसेंस क्या है? ल्यूमिनस मीन्स कोई चीज जिसमें लाइट हो, जो जलती हो. तो बायोल्यूमिनेसेंस मीन्स नेचर में जो लाइट प्रोड्यूस होती है कुछ ऑर्गेनिज्म में उसको बोलते हैं बायोल्यूमिनेसेंस. ये जुगनुओं में होता है, इसको हम फायरफ्लाइज बोलते हैं. जुगनू अपने आप एक लाइट प्रोड्यूस करती है विदाउट हीट. जब भी कोई चीज जलती है ना तो लाइट के साथ साथ कुछ हीट भी प्रोड्यूस होती है. जैसे बल्ब ही आपका जलता है तो बल्ब से लाइट आती है, बट बल्ब को आप छूते हैं तो वो गर्म हो जाती है ना, तो वहां हीट भी प्रोड्यूस होता है. बट ये जो फायर फ्लाइज होती है ना, ये 100% लाइट एमिट करती हैं. ये गर्म नहीं होती, हीट नहीं प्रोड्यूस करती हैं. Is the presence of air enough for combustion? We learnt above that combustible substances and oxygen are necessary for combustion.
हमने सुना कि पहले तो कोई सब्सटेंस चाहिए जिसको हम जला सके, जिसको हम कंबस्टिबल सब्सटेंसेस कहते हैं, और दूसरा ऑक्सीजन चाहिए आग जलाने के लिए. We also know that paper is a combustible substance, but we can keep it in the air for any length of time without it catching fire. है ना? अब पेपर में तो आग लगती है, और पेपर को एयर में बहुत टाइम तक रख सकते हैं, उसमें आग नहीं लगती. तो इसका मतलब कंबशन के लिए और क्या जरूरत है? पेपर तो है हमारे पास, एयर भी है, पर आग नहीं लग रही. तो इससे हमें ये पता चलता है कि उसको टेम्परेचर चाहिए कुछ, एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे वो जल जाती है. जैसे अब आपको एक एक्टिविटी करनी है. ये एक्टिविटी आप अपने टीचर के सुपरविजन में करेंगे. आपको एक पीस ऑफ पेपर लेना है, एक टोंग से पकड़ना है, और उसको मैच स्टिक के पास ले आइए, जो लाइटेड मैच स्टिक हो, मतलब जलाइए माचिस की तीली को, और उसके पास पेपर को ले आइए. इट क्विकली कैचेस फायर, ये तुरंत आग लग जाती है इसमें. डू वी से दैट वी नीड अ फायर टू स्टार्ट द बर्निंग प्रोसेस? तो क्या हम ये कह सकते हैं कि हमें एक तो कंबस्टिबल सब्सटेंस चाहिए, एक तो एयर चाहिए, दो चीज चाहिए, और तीसरी चीज हमें क्या चाहिए? फायर. तो हम ये कह सकते हैं ना कि हमें फायर चाहिए बर्निंग प्रोसेस को स्टार्ट करने के लिए. लेकिन अभी आप दूसरा शीट ऑफ पेपर लीजिए. अब आपको क्या करना है? एक मैग्नीफाइंग ग्लास लेना है. मैग्नीफाइंग ग्लास आपके पास स्टेशनरी पे मिलती है, जैसे आपके बायोलॉजी साइंस लैब में भी हो सकती हैं. तो ये मैग्नीफाइंग ग्लास में एक कॉन्वेक्स लेंस लिया होता है, लगाया गया होता है. एक ग्लास का एक टुकड़ा है जो एक्चुअल में कॉन्वेक्स लेंस है. तो ये जो कॉन्वेक्स लेंस लगाया गया है, इससे एक फोकस बनती है. जब दिन के टाइम पे आप ये एक्सपेरिमेंट करेंगे, जब बहुत गर्मी हो, सूरज अच्छे से निकला हो, तो उसके उसका फोकस बनाइए बहुत ही छोटा, एक स्पॉट बनाइए पेपर पे. होल्ड इट देयर फॉर सम टाइम, कुछ टाइम के लिए आपको वहीं रखना है. व्हाट डू यू ऑब्जर्व? आप क्या ऑब्जर्व करते हैं? वी ऑब्जर्व दैट द पेपर स्टार्ट्स टू एमिट स्मोक, उसमें से धुआं निकलने लगता है, एंड देन कैचेस फायर, और फिर आग लग जाती है. दस वी फाइंड दैट सब्सटेंस कैन बर्न इवन विदाउट फायर. अब देखिए, यहाँ पे हमने फायर तो यूज नहीं किया. पहले वाले पेपर को हमने मैच स्टिक से जलाया, तो हमने ये सोचा कि पेपर एयर के साथ हमें फायर की भी जरूरत होती है, पर यहाँ तो हमने लेंस से आग लगा दी. तो इसका मतलब है कि विदाउट फायर भी तो कंबशन हो सकता है ना. हाउ डू वी एक्सप्लेन दिस चेंज? अब हम इसको कैसे एक्सप्लेन करेंगे? फोकसिंग सनरेज ऑन द पेपर हीट्स इट. सनरेज को अगर हम फोकस करते हैं पेपर पे, तो उससे हीट एमिट होती है, हीट प्रोड्यूस होती है. द टेम्परेचर ऑफ द पेपर इंक्रीजेज विद टाइम. धीरे धीरे जब आप बहुत टाइम तक आप उस मैग्नीफाइंग ग्लास को बिल्कुल उसी फोकस पे रखते हैं, तो धीरे धीरे उसका हीट जो है, टेम्परेचर जो है पेपर पे, वो टेम्परेचर इंक्रीज होता है टाइम के साथ. आफ्टर सम टाइम द पेपर बिकम सो हॉट दैट स्टार्ट्स बर्निंग. हीट उसमें इकट्ठा होते होते इतना गर्म हो जाता है पेपर कि वो बर्न करने लगता है. जैसे कि अगर आपने पानी को गैस पे रखा, फिर धीरे धीरे गैस की जो हीट एनर्जी है वो वाटर में जा रही है. धीरे धीरे एक टाइम ऐसा आता है जब पानी बॉयल होने लग जाता है. तो इन द सेम वे यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं? सन की हीट एनर्जी को इकट्ठी कर रहे हैं पेपर में, और कुछ टाइम पे जब वो बहुत ज्यादा हीट वहां पे टेम्परेचर इकट्ठा हो जाता है, टेम्परेचर जब बढ़ जाता है, इंक्रीज हो जाता है, तो वो पेपर को जला देता है. दिस मिनिमम टेम्परेचर एट विच अ सब्सटेंस कैचेस फायर इज कॉल्ड इग्निशन टेम्परेचर. तो हर सब्सटेंस का एक मिनिमम टेम्परेचर होता है जिसमें उसमें आग लग जाती है, और उसी मिनिमम टेम्परेचर को हम बोलते हैं इग्निशन टेम्परेचर. अब ये जो इग्निशन टेम्परेचर है ना, वो सबके लिए अलग अलग हो सकता है. जैसे आपने एक पेपर में आग लगा ली मैच स्टिक से एक ही बार में, या आपने फोकस किया एक लेंस से, कॉन्वेक्स लेंस से, जो मैग्नीफाइंग ग्लास है उससे, और आपने आग लगा दी. पर ये सेम चीज वुड के साथ इतनी इजीली नहीं होगा. तो सबका इग्निशन टेम्परेचर अलग अलग होता है. कुछ चीजें ऐसी होती है, जैसे सूखे पत्ते में तुरंत आग लगती है, पर गीले अगर पत्ते हों तो उसमें आग लगाने में बहुत टाइम लगता है, क्योंकि सबका इग्निशन टेम्परेचर अलग अलग होता है. कुछ चीजों में बहुत जल्दी आग लगती है, जैसे माचिस की तीली, रगड़ने से उसके फास्फोरस में आग लग जाती है, मतलब फास्फोरस का इग्निशन टेम्परेचर बहुत कम है. बट उसी फास्फोरस के आग से, जब माचिस की तीली की आग से जब हम वुड को जलाने की कोशिश करते हैं, तो उसमें बहुत टाइम से आग लगती है. हो सकता है उसमें हमें केरोसिन डालना पड़े. केरोसिन ऑयल क्यों डालना पड़े? क्योंकि केरोसिन का इग्निशन टेम्परेचर कम है. तो माचिस से हमने केरोसिन में आग लगा दी, और केरोसिन फिर धीरे धीरे वुड में आग लगा देता है. Since the temperature of the lighted matchstick was already higher than the ignition temperature of the paper, it caught fire almost immediately. तो जो मैच स्टिक का जो टेम्परेचर है ना, वो पहले ही ज्यादा है. मैच स्टिक में आग लगी है, तो आग का टेम्परेचर पेपर के इग्निशन टेम्परेचर से ज्यादा है.
तो जैसे ही आपने मैचस्टिक इसके पास लाया, पेपर के पास, तो पेपर में तुरंत आग लग गई। सो वी कैन कंक्लूड दैट फॉर द कंबशन प्रोसेस टू अकर देर आर थ्री रिक्वायरमेंट्स। कंबशन अभी हमने सुना, कंबशन क्या होता है? कोई भी कंबस्टिबल सब्सटेंस जब हीट और एनर्जी प्रोड्यूस करता है तो उसको बोलते हैं कंबशन, हीट और लाइट। तो कंबशन के लिए तीन चीजें की जरूरत होती है, तीन चीजों की। एक तो जिसमें आपको आग लगाना है, मतलब फ्यूल, आग लगाना है किसी चीज में, जैसे कि पेपर में, वुड में, या केरोसिन ऑयल में, या किसी में भी, मैच स्टिक में। तो वो हो गया कंबस्टिबल सब्सटेंस, जिसको हम फ्यूल भी कहते हैं, जिसमें आपको एक्चुअल में आग लगानी, जिसको जलाना है। नेक्स्ट क्या है? ऑक्सीजन। आपने देखा कि कैसे जब कैंडल के ऊपर हमने ग्लास को इन्वर्ट करके रख दिया तो वो नहीं जली। तो हमने पता किया कि ऑक्सीजन बहुत जरूरी है कंबशन के लिए। और थर्ड क्या है? जब हमारे पास ऑक्सीजन भी है और फ्यूल भी है तो भी आग नहीं लग रही। क्यों? क्योंकि इग्निशन टेम्परेचर हम उसको नहीं प्रोवाइड कर रहे हैं। और इग्निशन टेम्परेचर हम कैसे प्रोवाइड करते हैं? यूजुअली लाइटर से, माचिस से। तो एक इग्निशन टेम्परेचर भी चाहिए होता है। एक तो कंबस्टिबल सब्सटेंस हो गया, एक ऑक्सीजन हो गया, और एक इग्निशन टेम्परेचर। इग्निशन टेम्परेचर वो होती है जिसपे कोई फ्यूल में आग लग जाती है। कैन फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस अकर इन द सेम प्रोसेस? अभी हमने देखा फिजिकल चेंजेस क्या होते हैं, केमिकल चेंजेस क्या होते हैं। हमने पढ़ा जब कोई न्यू सब्सटेंस बन जाता है किसी केमिकल रिएक्शन में, तो हम उसको बोलते हैं कि ये केमिकल चेंज है। कभी भी जब चेंज होता है और कुछ न्यू सब्सटेंस बन जाते हैं तो हम बोलते हैं केमिकल चेंज हुआ है। लेकिन जब उसकी सिर्फ फिजिकल प्रॉपर्टी में चेंज हो, जैसे कि उसके शेप, साइज में या स्टेट में चेंज हो जाए, तो हम बोलते हैं कि फिजिकल चेंज है। तो अब हमने फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज को डिस्टिंग्विश तो कर लिया, पर क्या ऐसा भी होता है कि सेम प्रोसेस में फिजिकल चेंज भी हो रहा है और केमिकल चेंज भी हो रहा है? व्हाट चेंजेस टेक प्लेस व्हेन अ कैंडल इज लिट? तो अब हम देखते हैं कि जब हम कैंडल को जलाते हैं तो क्या चेंजेस होते हैं। लेट अस एक्सप्लोर। Look at the figure 5.9. Analyze what students are discussing about the burning candle. अब ये कैंडल जल रही है, बच्चे क्या डिस्कस कर रहे हैं? The wax melts and evaporates. वैक्स क्या हो रही है? मेल्ट हो रही है, इवेपोरेट भी हो रही है। I think the wax burns and new substances are formed. कोई बच्चा बोल रहा है कि वैक्स ना सिर्फ मेल्ट ही नहीं हो रही है, क्योंकि ये तो कम भी हो रही है, इसका मतलब वो जल भी रही है और नए सब्सटेंस भी बन रहे हैं। फिर थर्ड बच्चा बोल रहा है कि मे बी द विक ड्रॉज अप द लिक्विड वैक्स। ये बोल रहा है इसके अंदर जो विक है, मतलब वो जो एक उसकी बाती है, एक धागा लगा होता है ना कैंडल के बीचों बीच, वो लिक्विड वैक्स को ऊपर खींच रहा है। और जो फोर्थ स्टूडेंट है वो बोल रही है वैक्स मेल्ट्स, फ्लोज एंड सॉलिडिफाइज इन डिफरेंट शेप। वैक्स यहाँ से मेल्ट हो रहा है, नीचे जा रहा है, और फिर सॉलिड बन जा रहा है, अलग अलग शेप ले रहा है। तो ये सारे लोग अलग अलग अनुमान लगा रहे हैं। The wax of the candle melts, is carried up the wick and evaporates due to the heat of the flame. ये तो आपको पता है कि वैक्स जो है कैंडल की वो मेल्ट हो रही है, विक उसको ऊपर भी ले जा रहा है, जो बाती है उसके थ्रू वैक्स ऊपर भी जा रहा है, और ये इवेपोरेट भी हो रहा है क्योंकि फ्लेम में गर्मी है, हीट प्रोड्यूस हो रही है। द वेपर ऑफ द वेपर ऑफ वैक्स बर्न्स टू प्रोड्यूस अ फ्लेम। जो वैक्स का वेपर है वो क्या कर रहा है? जल रहा है, ताकि वो फ्लेम प्रोड्यूस कर सके। द मेल्टिंग ऑफ वैक्स, इट्स सॉलिडिफिकेशन एंड इवेपोरेशन आर फिजिकल चेंज। तो वैक्स जो मेल्ट हो रहा है, मेल्ट होने के बाद जब वो सॉलिड बन जा रहा है और जब उसका इवेपोरेशन हो रहा है, मतलब वो गैस फॉर्म में आ रही है, ये सब क्या है? फिजिकल चेंज है, क्योंकि सिर्फ स्टेट चेंज हो रहा है इसमें। द बर्निंग ऑफ वेपर ऑन द अदर हैंड इज ए केमिकल चेंज। पर जब वो वेपर बर्न हो रहा है तब वो केमिकल चेंज है। दिस shows दैट द बर्निंग ऑफ अ कैंडल इन्वॉल्व्स बोथ फिजिकल एंड केमिकल चेंज। तो आपने पता कर लिया कि जब कैंडल जलता है, जब कैंडल को हम जलाते हैं, तो उसमें फिजिकल चेंज भी हो रहा है और केमिकल चेंज भी हो रहा है। नो अ साइंटिस्ट। The candle you just observed has long been an object for curiosity for several scientists, including Michael Faraday, who made significant contribution to several areas of science. Michael Faraday एक साइंटिस्ट थे 19th सेंचुरी में। फैराडे ने क्या डिस्कवर किया? सीरीज ऑफ लेक्चर्स कॉल्ड केमिकल हिस्ट्री ऑफ अ कैंडल। फैराडे बिलीव्ड दैट द कैंडल वाज द परफेक्ट ऑब्जेक्ट टू इंट्रोड्यूस साइंटिफिक स्टडी। Through it, he discussed differences between various physical and chemical processes like melting, vaporization, and combustion.
तो इस साइंटिस्ट ने, माइकल फैराडे ने, बहुत सारी चीजें बताई, साइंस के बहुत सारे चेंजेस बताए, और उन्होंने सोचा कि ये जो कैंडल है ना, वो परफेक्ट ऑब्जेक्ट है साइंटिफिक स्टडी को इंट्रोड्यूस कराने के लिए। आर चेंजेस परमानेंट? ये जो चेंजेस है, फिजिकल चेंज, केमिकल चेंज, क्या ये परमानेंट है? Once something has undergone a change, can we get it back in its original form? कुछ चेंज हो गया, किसी सब्सटेंस में कुछ चेंज हो गया, तो क्या हम उसको ओरिजिनल फॉर्म में वापस ला सकते हैं? थिंक अगेन अबाउट ऑल द चेंजेस दैट वी हैव डिस्कस्ड और टॉक अबाउट सो फार। अभी तक हमने जितने भी चेंजेस की बात की, जैसे कि बनाना का राइप होना हो, बर्ड से फ्लावर का बनना हो, आइस से वाटर का बनना हो, जितने भी चेंजेस हमने डिस्कस किए, सबके बारे में सोचिए। इन विच ऑफ दीज चेंज कैन वी गेट बैक द ऑब्जेक्ट और सब्सटेंस इन द फॉर्म वी स्टार्टेड विद? इनमें से किस चीज में आप सब्सटेंस को वापस पा सकते हैं? रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशन इन टेबल 5.2। मेल्टिंग ऑफ आइस क्यूब, क्या आइस क्यूब जो है वो पिघल गया, वाटर बन गया, तो क्या आप दोबारा आइस बना सकते हैं? यस। चॉपिंग वेजिटेबल्स, वेजिटेबल को आपने काट लिए, तो क्या दोबारा वैसा वेजिटेबल बना सकते हैं? नो। बॉइलिंग वाटर, आपने वाटर को बॉईल किया, वो वेपर बन गया, तो क्या अब आप उससे दोबारा पानी बना सकते हैं? यस, उसको अगर हम ठंडा करें तो। मेकिंग पॉपकॉर्न फ्रॉम कॉर्न, कॉर्न से आपने पॉपकॉर्न बना लिया, तो क्या अब दोबारा उस पॉपकॉर्न से कॉर्न बना सकते हैं? नो, हम नहीं कर सकते। ऐसे ही और भी बहुत सारे जो चेंजेस हैं उसके बारे में आप सोचिए। रिटर्निंग टू द ओरिजिनल ऑब्जेक्ट और सब्सटेंस with which we started shows that the changes we brought can be reversed. तो अगर हमने ओरिजिनल ऑब्जेक्ट को पा लिया किसी भी तरीके से, जैसे कि हमने आइस से वाटर बनाया, वाटर से दोबारा आइस बना लिया, तो इसका मतलब है कि हम प्रोसेस को रिवर्स कर सकते हैं, वापस कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, व्हेन आइस मेल्ट्स इट कैन बी रीफ्रोजन इनटू आइस। आइस पिघल गई, दोबारा फ्रिज में डाल दीजिए, वो फिर से आप आइस बना सकते हैं। सिमिलरली व्हेन वाटर इवेपोरेट्स, पानी इवेपोरेट हो गया, तो फिर से उस भाप को, वाटर वेपर को इकट्ठा करिए और ठंडा कर दीजिए, तो फिर से वो कंडेंस बैक हो जाएगा लिक्विड वाटर में। However, some changes cannot be reversed since we cannot get the original object or substance back after the change. कुछ चीजों को हम रिवर्स नहीं कर सकते, ओरिजिनल सब्सटेंस को हम वापस नहीं ला सकते। फॉर एग्जाम्पल, चॉप्ड वेजिटेबल, उसको हम ओरिजिनल साइज और शेप में नहीं ला सकते। पॉपकॉर्न को हम दोबारा इसके ओरिजिनल फॉर्म में नहीं ला सकते। तो इसीलिए हम चेंजेस को दो तरीके से ग्रुप कर सकते हैं, एक जो रिवर्स हो सकती है और दूसरी जो रिवर्स नहीं हो सकती। आर ऑल चेंजेस डिजायरेबल? क्या सारी चेंजेस जो है वो डिजायरेबल है, जो हम चाहते हैं वही होता है? मेनी यूजफुल चेंजेस हैपन इन आवर डेली लाइफ, बहुत सारी जो चेंजेस है वो हमारी लाइफ में होती हैं। फॉर एग्जाम्पल, द चेंजिंग ऑफ मिल्क इनटू कर्ड, मिल्क को हमने कर्ड बना लिया, ये हम डिजायरेबल है, हमने चाहा। वी डिजायर टू कन्वर्ट मिल्क इनटू कर्ड, तो हमने उसमें थोड़ा सा कर्ड डाला और मिल्क जो है कर्ड में हो गया। राइपनिंग ऑफ फ्रूट, हमने सोचा कि जब ये फल पक जाएंगे तो हम खाएं, मतलब वो डिजायरेबल है, हम चाहते हैं कि ऐसा हो। कटिंग ऑफ फ्रूट्स एंड कुकिंग ऑफ फूड, ऑल दीज आर डिजायरेबल चीज, है ना, ये इससे हमारा नुकसान नहीं होता, ये सब डिजायरेबल, हम चाहते हैं कि ऐसा हो। कैन यू थिंक ऑफ सम अदर डिजायरेबल चेंज हैपनिंग अराउंड यू? और भी कुछ ऐसे चेंज, जैसे अगर आपको आइस बनानी हो, आइसक्रीम जमानी हो, तो आप चाहते हो ना कि वो आइस फॉर्म में बदले, तो ये क्या है, डिजायरेबल चेंज है। लेकिन कुछ ऐसे चेंजेस होते हैं जो अनडिजायरेबल है, जैसे कि रस्टिंग ऑफ आयरन। आप कभी नहीं चाहोगे ना कि लोहे का जो सामान आपने खरीदा उसमें जंग लग जाए, या जो खाना आपने बनाया वो डीके हो जाए, मतलब सड़ जाए। तो ये जो डीके ऑफ फूड है या रस्टिंग ऑफ आयरन है, ये सब अनडिजायरेबल है। अ चेंज दैट इज अनडिजायरेबल इन सम सिचुएशंस मे बी डिजायरेबल इन अदर सिचुएशन। खाने का डीके होना हमें अच्छा नहीं लगता, पर कभी कभी डीकम्पोजिशन ऑफ फूड जो है वो बहुत ही यूजफुल बन जाता है। कन्वर्टिंग फूड वेस्ट इनटू कंपोस्ट, जैसे कि आपके पास कुछ फ्रूट था, वो खराब हो गया, वो अनडिजायरेबल था, बट वो जो खराब हुआ वो धीरे धीरे कंपोस्ट में आप चेंज कर सकते हो और फिर आप उसको गार्डन में डाल सकते हो, खाद बना सकते हैं। तो कभी कभी अनडिजायरेबल जो चेंज है ना, वो भी कभी कभी यूजफुल होते हैं। सम चेंजेस अकरिंग ओवर द years due to human activity can have a long term environmental effect. कुछ चेंजेस जो बहुत सालों से हो रहे हैं ह्यूमन एक्टिविटी की वजह से, उससे बहुत बड़ा इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट भी पड़ता है। जैसे कि अगर हमने बहुत ज्यादा फ्यूल का कंजम्पशन किया कार में, ट्रेन में, एरोप्लेन्स में,
तो कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा रिलीज होगी क्योंकि कंबशन ज्यादा हो रहा है। तो उसकी वजह से क्या होगा, एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा बढ़ जाने से जो प्रॉब्लम्स हो जाती हैं, ग्रीन हाउस इफेक्ट, ग्लोबल वार्मिंग हो रही है। ड्राइंग ऑफ पेंट ऑन वॉल्स, डोर्स, फर्नीचर रिलीजेस मेनी सब्सटेंसेस थ्रू इवेपोरेशन। पेंट आपने करवाया, फिर वो जब ड्राई हो रहा है तो बहुत सारी चीजें इवेपोरेशन से रिलीज कर रहा है, जिसकी वजह से एटमॉस्फेरिक पोल्यूशन हो जाता है। तो कुछ चीजें डिजायरेबल है, कुछ चीजें अनडिजायरेबल है। सम स्लो नेचुरल चेंजेस, कुछ चेंजेस ऐसे हैं जो इतने स्लो हैं जो हमें पता नहीं चलता, जैसे वेदरिंग ऑफ रॉक्स। चट्टान धीरे धीरे टूट रही है, पहाड़ों पे पानी आ रहा है या हवा की वजह से, तो वाटर एयर इन सब की वजह से ना रॉक्स छोटे छोटे टुकड़ों में टूटती हैं। दैट इज कॉल्ड वेदरिंग ऑफ रॉक्स। हैव यू seen heaps of sand, soil and stones lying at the base of mountains as shown in figure? जब आप देखते हैं माउंटेन्स वगैरह के नीचे जमीन पे बेस में बहुत सारे सैंड, सॉइल, स्टोन्स होते हैं। क्यों? ये सारे सेडिमेंट्स होते हैं। ये कैसे बने होंगे? ये कुछ फिजिकल चेंज से बने हैं। फिजिकल चेंज जो लार्ज रॉक्स को छोटे छोटे पीसेस में तोड़ देती है, इन्हीं को बोलते हैं वेदरिंग ऑफ रॉक। जो लार्जर रॉक्स को छोटे छोटे पीसेस में तोड़ती है। और ये होता क्यों है? टेम्परेचर चेंजेस ड्यू टू अ क्लाइमेटिक कंडीशन, ग्रोइंग रूट्स ऑफ ट्रीज and even freezing of water within cracks. Some slow natural changes. अब कुछ और चेंजेस देखते हैं जो नेचुरल हैं और स्लो हैं। जैसे वेदरिंग ऑफ रॉक्स। वेदरिंग ऑफ रॉक्स मीन्स बड़े बड़े चट्टानों का छोटे छोटे सेडिमेंट्स में टूटना, छोटे छोटे पीसेस में टूटना। Have you seen heaps of sand, soil and stones lying at the base of mountain as shown in figure 5.10? आपने ना माउंटेन्स के नीचे बेस में आपने देखा होगा सैंड, सॉइल या स्टोन्स रहते हैं। दीज आर कॉल्ड सेडिमेंट्स, इन्हीं को हम सेडिमेंट्स कहते हैं। हाउ हैव दीज फॉर्म, ये कैसे बने, ये कहाँ से आए, सैंड, सॉइल या स्टोन्स कहाँ से आए? दीज आर फॉर्म्ड बाय फिजिकल चेंजेस दैट ब्रेक अप लार्ज रॉक्स इनटू स्मॉलर पीसेस। ये बनते हैं, फिजिकल चेंज की वजह से होते हैं, जो लार्ज रॉक को छोटे छोटे पीसेस में तोड़ देते हैं। फिर वो छोटे छोटे पीसेस और छोटे छोटे पीसेस में टूटते टूटते सैंड, सॉइल और स्टोन्स जैसे बनते हैं। टेम्परेचर चेंजेस ड्यू टू क्लाइमेटिक कंडीशन, ग्रोइंग रूट्स ऑफ ट्रीज एंड इवन फ्रीजिंग ऑफ वाटर विद इन क्रैक्स इन द रॉक्स एंड कॉज देम टू ब्रेक। ये चट्टान इतने भारी भारी जो मजबूत चट्टान है, ये कैसे टूटते हैं? ये टेम्परेचर चेंज की वजह से होते हैं। क्लाइमेटिक कंडीशन में जो चेंज होता है ना, कभी सर्दी, गर्मी, बरसात, टेम्परेचर चेंज की वजह से ये टूट जाते हैं। कभी कभी इन चट्टानों में ना ट्रीज के रूट ग्रो करते हैं, तो ट्रीज के रूट अंदर जाते हैं और चट्टानों को तोड़ते हैं। कभी कभी चट्टानों के गैप में वाटर जमा हो गया जो फ्रीज हो गया। तो आपको पता है ना कि वाटर जब फ्रीज होता है तो उसका जो आइस का वॉल्यूम होता है वो पहले वाले वाटर से ज्यादा होता है। मान लेते हैं एक ग्लास वाटर आपने जमाया, तो जो वो बर्फ जमेगी ना, वो एक ग्लास जो वाटर के वॉल्यूम से थोड़ी ज्यादा होती है। तो उसकी वजह से भी जो चट्टान है, रॉक्स हैं, वो टूट जाते हैं। वाटर और केमिकल्स प्रेजेंट इन वाटर कैन ऑल्सो रिएक्ट विद द रॉक्स एंड कॉज केमिकल चेंजेस। तो ये तो कुछ फिजिकल चेंजेस हो गए हैं जिससे चट्टान टूट जाते हैं। कुछ केमिकल चेंजेस भी होते हैं इनमें, उनके कंपोजिशन में। एक एग्जाम्पल है केमिकल चेंज का जो आपको दिखाया गया है। इसमें क्या है, जो एक बेसाल्ट होती है, ओरिजिनली ब्लैक कलर्ड रॉक होती है जिसमें आयरन होता है। बेसाल्ट रॉक है, उसमें आयरन होता है। और ये एक केमिकली चेंज है जब वो रेड कलर लेयर उसके ऊपर बन जाती है। जैसे कि ये है रॉक, इसमें एक रेड कलर की लेयर बन गई है। ये क्यों बनी है? इट इज अ रिजल्ट ऑफ आयरन ऑक्साइड प्रोड्यूस्ड व्हेन द रॉक सरफेस वाज एक्सपोज्ड फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम टू वाटर और एयर कंटेनिंग वाटर वेपर। और ये आयरन ऑक्साइड इसलिए बनी है क्योंकि ये रॉक का जो सरफेस है वो बहुत लॉन्ग टाइम तक वाटर और एयर से एक्सपोज हुआ है, तो उसकी वजह से ये आयरन ऑक्साइड की लेयर बन गई है। These physical and chemical changes in rocks are collectively called weathering. तो ये जो फिजिकल और केमिकल चेंजेस होते हैं ना रॉक्स में, उसी को हम बोलते हैं weathering, which eventually leads to the formation of soil. और यही टूट टूट के चट्टान धीरे धीरे टूट टूट के सॉइल बनाते हैं। अब एक दूसरा चेंज हम पढ़ने वाले हैं, वो है इरोजन। इरोजन क्या है? आपने पढ़ा होगा कि मिट्टी की ऊपर की लेयर जो है ना, वो एक जगह से उड़ के या बह के किसी भी तरीके से एक जगह से दूसरी जगह चली जाती है, जो अपर मोस्ट ऊपर वाली जो लेयर है। हैव यू नोटिस फाइन सैंड कलेक्टिंग ऑन रिवर बेड्स और इन लेक्स?
आपने देखा होगा नदी के किनारे बहुत ज्यादा सैंड है, वो सैंड क्या कहाँ से आई है? This sand is formed when rock pebbles, soil or sediments are broken down and moved from one location to another by natural forces like wind and flowing water. तो ये जो वेदरिंग हो रही है ना, जो ये छोटे छोटे सॉइल और सेडिमेंट हैं, वो जहाँ टूटे हैं वहीं नहीं रहते, बल्कि हवा या पानी, जैसे अगर वहां से कोई नदी जा रही हो तो अपने साथ साथ हमेशा वो सेडिमेंट को बहाती रहती है। या अगर वहां बहुत स्ट्रांग विंड आई, तो वो विंड एक जगह से दूसरी जगह उन सेडिमेंट्स को मूव करती रहती है। इसी प्रोसेस को बोलते हैं इरोजन। जैसे सॉइल का इरोजन होता है, सॉइल की अपर मोस्ट लेयर एक जगह से दूसरी जगह चली जाती है, तो वो सॉइल इरोजन होता है। इरोजन ड्यूरिंग अ लैंडस्लाइड इज एन एग्जांपल ऑफ फिजिकल चेंज। जब लैंडस्लाइड हो जाता है, पहाड़ का एक बहुत बड़ा लैंड पार्ट जो है वो नीचे आ जाता है, स्लाइड हो जाता है, ये एक फिजिकल चेंज है। River rocks and pebbles often appear smoother due to the constant erosion caused by the flowing water. और ये जो आप नदियों के साइड में जो आप देखते हैं रॉक्स, वो इतने स्मूथ क्यों होते हैं, इतने चिकने होते हैं, सरफेस बिल्कुल प्लेन? क्योंकि वहां से हमेशा पानी बह रहा है। जैसे कि अगर एक चट्टान है, नदी के बीच में कोई चट्टान आ रहा है और उस चट्टान के ऊपर से हमेशा पानी बहेगा, तो वो चट्टान तो बहुत स्मूथ हो जाएगी ना, क्योंकि पानी हमेशा उस पे रगड़ कर रहा है, मतलब फ्रिक्शन हो रहा है वाटर की वजह से। When the speed of the water or wind decreases, such as in the ocean or lake, the materials transported during erosion settles down at the bottom. तो जब बहुत स्पीड में पानी है, तब तो उस मिट्टी को बहाता जाता है। पर जब वो पानी का स्पीड थोड़ा कम हो जाता है, तो वो जो सेडिमेंट्स हैं वो क्या करते हैं, वो कहीं सेटल हो जाते हैं, क्योंकि पानी में अब उतना फोर्स नहीं रहा कि वो और उसको आगे बहाएगा। These sediments harden over time and become new rock. और यही सेडिमेंट्स धीरे धीरे इकट्ठा होते होते एक दूसरे के ऊपर डिपॉजिट होते होते हार्ड हो जाते हैं टाइम के साथ और रॉक बन जाते हैं। तो आपने देखा रॉक साइकिल क्या है, रॉक पहले टूटते हैं, धीरे धीरे सेडिमेंट्स बनते हैं, ये सेडिमेंट बहा के लिए जाते हैं और एक के ऊपर एक के ऊपर एक जमते जाते हैं, और यही सेडिमेंट फिर से रॉक बन जाते हैं। Most of these changes take place over thousands of years that cannot be reversed. ये जो है thousands of years में होते हैं, इनको हम रिवर्स नहीं कर सकते। जैसे कि ये नेचुरल प्रोसेस है एक रॉक साइकिल का, लेकिन अगर इसे सेडिमेंट बन गया तो हम तुरंत उसको फिर से सेडिमेंट से रॉक नहीं बना सकते। वो एक नेचुरल प्रोसेस है जो thousands of years में होता है, और वो सेम रॉक नहीं, किसी अलग तरीके का रॉक बन सकता है। तो अब ये चैप्टर आपका खत्म होता है। अब हम इसकी समरी देखते हैं इन अ नटशेल। First point, a physical change is one in which a substance or object undergoes a change in its physical properties and no new substance is formed. तो physical change क्या है? जहाँ पे कोई भी substance में जो change होता है वो सिर्फ physical property में होता है। Physical property means shape में change हो गया, size में change हो गया, कुछ फाड़ दिया, छोटा हो गया, बड़ा हो गया, ऐसा कुछ फिजिकल प्रॉपर्टी हो सकता है। उसकी स्टेट चेंज हो जाए, सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस हो जाए, पर कोई नया सब्सटेंस नहीं बनता, तो हम क्या बोलते हैं, फिजिकल चेंज। जैसे अगर हमने पेपर को फाड़ दिया तो ये क्या है, फिजिकल चेंज। पर अगर हम पेपर को जला देंगे तो उससे राख बनेगी ना, एक नया सब्सटेंस बनेगा ना, तो दैट इज कॉल्ड अ केमिकल चेंज। मतलब पेपर को सीजर से काट देना इज अ फिजिकल चेंज, बट पेपर को जला देना दैट इज अ केमिकल चेंज। A chemical change is one in which one or more new substances are formed. It involves a chemical reaction and can be represented by a chemical equation. जब न्यू सब्सटेंस बनता है ना, तो हम उसको केमिकल इक्वेशन से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जैसे कि हमें पता है मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन इज इक्वल टू मैग्नीशियम ऑक्साइड प्लस हीट और लाइट जो इवॉल्व होती है। कंबशन, कुकिंग एंड रस्टिंग आर एग्जांपल्स ऑफ केमिकल चेंज। कंबशन आपको पता ही है, जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन हो और लाइट और हीट इवॉल्व हो, तो कंबशन है। कुकिंग में भी जैसे कोई सब्जी रॉ है, उसको हमने कुक कर दिया, उसमें भी न्यू सब्सटेंसेस बनते हैं। रस्टिंग में भी क्या है, आयरन में जंग लग गई, मतलब आयरन ऑक्साइड बन गया, तो ब्राउन कलर का सब्सटेंस अब आयरन नहीं रहा, वो आयरन ऑक्साइड है। तो हमेशा जब न्यू सब्सटेंस बनते हैं ना, तो हम उसको बोलते हैं केमिकल चेंज। Substances that undergo combustion are combustible substances. ऐसे सब्सटेंस जिसको जलाया जा सकता है, तो उनको हम क्या बोलते हैं, combustible substance. Heat और light are given out during combustion. जब भी combustion होता है ना, तो या तो heat निकलती है या light या फिर दोनों। The lowest temperature at which a substance can catch fire is called ignition temperature. Ignition temperature वो minimum temperature होता है जिसमें हम किसी चीज में आग लगा सकते हैं, तो उसको हम बोलते हैं इग्निशन टेम्परेचर। सम चेंजेस कैन बी रिवर्स एंड सम कैन नॉट। कुछ चीजों को हम रिवर्स कर सकते हैं, मतलब वापस वैसा ही ला सकते हैं। जैसे कि आइस से वाटर बनाया, वाटर से हम दोबारा आइस बना सकते हैं, तो दैट इज कॉल्ड रिवर्सिबल चेंज।
और कुछ इरिवर्सिबल है। इरिवर्सिबल मीन्स दैट वी कैन नॉट रिवर्स बैक, जिसको हम वापस नहीं कर सकते। जैसे अगर हमने पपाया, कोई कच्चा पपाया था, वो अगर राइप हो गया, पक गया, तो पके पपीते से हम फिर दोबारा कच्चा पपीता नहीं बना सकते ना, तो दैट इज इरिवर्सिबल। सम चेंजेस आर डिजायरेबल एंड सम आर नॉट। कुछ तो डिजायरेबल हैं, जैसे हम चाहते हैं कि पपीता पक जाए, या हम चाहते हैं कि ये जो रोटी है वो हम बना लें, कुक कर लें, कुछ चावल है उसको हम बॉईल कर लें, हम खा लें, तो दैट इज कॉल्ड डिजायरेबल। पर कुछ डिजायरेबल नहीं है, अनडिजायरेबल है। जैसे कि चावल हमने बनाया, अगर हम नहीं खा पाए किसी वजह से और वो कुछ ज्यादा घंटे रह गया, 12 आवर से ज्यादा रह गया, तो धीरे धीरे वो क्या हो जाता है, वो डीके होने लग जाता है। तो वो जो डिकेइंग ऑफ फूड है वो तो अनडिजायरेबल हम नहीं चाहते हैं। Rocks undergo physical and chemical changes due to weathering to form soil. Rock से soil बनता है, और वो प्रोसेस क्या है, वेदरिंग। वेदरिंग क्या है, वेदरिंग मीन्स उसको छोटे छोटे टुकड़ों में टूटना, फिर छोटे टुकड़े का और छोटे टुकड़ों में टूटना, और छोटे टुकड़ों का और बिल्कुल सैंड बन जाना, सॉइल बन जाना, तो दैट इज कॉल्ड वेदरिंग। तो ये वेदरिंग होती है फिजिकल चेंज और केमिकल चेंजेस की वजह से। फिजिकल चेंज हमने पता किया कि वो अलग अलग रीजन से होता है, टेम्परेचर की वजह से होता है, रूट्स की वजह से होता है जब वो टूट जाते हैं। और केमिकल चेंज क्या है, जैसे हमने अभी देखा बेसाल्ट रॉक जो है उसमें आयरन होता है, और वाटर और एयर के एक्सपोजर में वो जो है रेड कलर का सब्सटेंस आयरन ऑक्साइड बना लेती है। नेक्स्ट, इरोजन कॉज्ड बाय फ्लोइंग वाटर एंड विंड इज ए फिजिकल चेंज। इरोजन जो होता है ना, इरोजन मीन सेडिमेंट्स का एक जगह से दूसरी जगह मूव करना। कौन मूव करता है, वाटर या फिर विंड। तो ये पानी और हवा अपने साथ जो मिट्टी को उड़ा के एक जगह से दूसरी जगह ले जाती है, दैट इज कॉल्ड अ फिजिकल चेंज। तो समरी हमारी यहाँ कंप्लीट होती है। अब ये जो कुछ एक्सरसाइजेस हैं ये हम किसी और वीडियो में कंप्लीट करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।